हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी 2023 के एग्जाम को देखते हुए 2023 में हमारा क्या रणनीति हो और 24 में हम कैसे क्रैक कर सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स को, क्योंकि 2023 के प्री में जो सवाल पूछे गए हैं, जिस पैटर्न पूछे गए हैं, सीसेट का जो दानव स्वरूप जो रूप रहा है, पेपर में जो डिफिकल्टी बच्चों को फेस करना पड़ा है, जिन छात्रों ने अपना मुख्य परीक्षा का पूरा तैयारी कर लिया था और वो अपने आप को मान चुके थे कि वो इस बार मेन देंगे, पर यूपीएससी ने कुछ ऐसा परिवर्तन किया कि उनके सपने धरे रह गए। तो यहाँ पे मुझे आप लोगों ने भर के मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है। तुम तमाम मैसेजों का भी मैं जवाब इसी वीडियो के माध्यम से दूंगा, क्योंकि ये व्यक्तिगत स्तर पर संभव नहीं हो पाता है कि मैं सभी बच्चों को रियल टाइम में उनको उत्तर दे सकूं। तो अभी मैं उसमें से काफी सारे सवाल जो चटपटे भी हैं, जो खटपटे भी हैं, जो अटपटे भी हैं, जो जरूरी भी है, मैं सबका उत्तर दूंगा। बस आप लोग जो भी आपको आगे कमेंट लिखना हो तो आप अच्छा करते हो कि आप व्हाट्सएप पे भी लिखते हो, आप चाहो तो टेलीग्राम पे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। पर कई बच्चों का ऐसा कि सर कमेंट बॉक्स में लिखना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो व्यक्तिगत थे और उसका आंसर मैं नहीं चाह रहा था या नहीं चाह रही थी कि पब्लिक डोमेन में उसको हम पूछें आपसे। तो ये बहुत सारी बातें हैं। पहले तो मैं कुछ सवाल ले लेता हूं बच्चों का। अच्छा, देवांश ने एक सवाल पूछा है, क्या किस्मत से यूपीएससी को पास किया जा सकता है? किस्मत से यूपीएससी को पास किया जा सकता है, ये सवाल है देवांश का। और देवांश आप हैं जमशेदपुर से। अब इसका जो माकूल जो आंसर है वो यही हो सकता है कि हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। ये तो निर्भर करता है कि आपने पूर्व में कितना तैयारी किया हुआ है, और ये निर्भर करता है कि आप जिस दिन एग्जाम देने जा रहे हो, जब सही सलामत एग्जाम हॉल में पहुंच जाओ और आपको कोई दिल का दौरा न पड़े। अदरवाइज एक और उपाय है, 20,000 क्वेश्चन का सेट जो हमने तैयार किया है उसको प्रैक्टिस कर लो, या हम जो टेस्ट करवा रहे हैं लाइव अभी यूट्यूब पे, उसके थ्रू या टेस्ट के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको उससे काफी सहूलियत हो जाएगा और पढ़ने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ेगी आपको, अदरवाइज पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलिए सर, नीरज हैं, इन्होंने एक सवाल किया है। अच्छा, नीरज हैं हाजीपुर बिहार से। इन्होंने एक सवाल किया है कि सर, क्या यूपीएससी 4 घंटे के पढ़ाई से क्लियर किया जा सकता है? 4 घंटे की पढ़ाई से यूपीएससी बिल्कुल क्लियर किया जा सकता है। वो पढ़ाई होना चाहिए, वो पढ़ाई होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई करते हो 4 घंटे का, बेशक समय 1 साल के बदले में 2 साल लग जाएगा,
लेकिन अगर क्वालिटी पढ़ाई आप करते हो, 4 घंटा ही करते हो, रेगुलर करते हो, 2 साल तक करते हो, तो तय है कि आप क्वालिफाई कर सकते हो। एक सवाल है, ये पूछा है गीतांजलि ने, और गीतांजलि है बिहार पटना से। अच्छा, गीतांजलि का सवाल है, सर कितना सवाल हमें डेली प्रैक्टिस करना चाहिए और कब से करना शुरू कर देना चाहिए? आप एटलीस्ट 25 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करें, और आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें आप उन्हीं टॉपिक पे करिए जिसको आपने उस दिन 2 घंटा पढ़ाई किया है। आप पहले 2 घंटा पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के बाद आप उस टॉपिक पे शुरू कर सकते हैं। ये और सवाल नया है, और ये सवाल पूछा है संजीत ने। संजीत है हरियाणा रोहतक से। संजीत का सवाल है कि सर कोई कमजोर विद्यार्थी क्या यूपीएससी क्रैक कर सकता है? किसने कहा कि यूपीएससी बना हुआ है जेएनयू के टॉपर के लिए या डीयू के टॉपर के लिए? तो सारे जो टॉपर हैं वो आईएएस हो गए होते हैं, पर टॉपर यूपीएससी के लिए आप अभी क्या हो ये मैटर नहीं करता। जो यूपीएससी पूछ रहा है आप उन सवालों का उत्तर दे सकते हैं, आप रवि परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, आप इंटरव्यू को पास कर सकते हैं। जो सवाल पूछा जा रहा है उसका अगर आप उत्तर दे सकते हैं तो आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। अब रही कि आप एक कमजोर विद्यार्थी, बेशक कमजोर आज हैं, पर वो पढ़ते हैं किस लिए? हम पढ़ते इसीलिए है ना कि हम साल भर के बाद, 2 साल के बाद अपने में आप जरूरी जो परिवर्तन, उस परिवर्तन को हम ला सकें ताकि इस एग्जाम को हम क्रैक कर सकें। तो पढ़ाई का उद्देश्य है अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने आप में जो कमियां हैं उन कमियों को ठीक करना। तो यहाँ पे कौन क्रैक करेगा नहीं करेगा, ये आपके जहन में अगर ये सवाल है तो बिल्कुल ये अनुचित सवाल है, क्योंकि आप खुद को आप कंपेयर कर रहे हो उन बच्चों से जो हो सकता है इस बार मेन दिया हो, इंटरव्यू दिया हो, या आपके आसपास में हो, जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि यूपीएससी में आप किसी फील्ड से आते हो, यहाँ पे सब कुछ बदला हुआ होता है, हालात बदले होते हैं। किसी के लिए यहाँ पे यूनिफॉर्म हालात नहीं होता, यहाँ पे आने के बाद सबका हालात एक ही जैसा हो जाता है। तो एक सवाल आया है कि सर यूपीएससी के लिए कौन फिट है और कौन फिट नहीं है? और ये दुर्गा है, ये है मध्य प्रदेश से, और इनका सवाल है कि यूपीएससी के लिए कौन फिट है कौन फिट नहीं है। यूपीएससी कहाँ पूछा है कि आप फिट हो कि अनफिट हो? आप अनफिट भी हो तो एग्जाम दे सकते। यूपीएससी आप मेंटली फिट नहीं हो तो ये मुद्दा हो सकता है, आप फिजिकली अनफिट भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इंटेलेक्चुअली, अगर आप फिजिकली किसी प्रॉब्लम में हैं तो उसका आप इलाज करा सकती हैं और इस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। एक सवाल आया है, हाउ टू क्रैक यूपीएससी इन लेस टाइम। तो ये सवाल है जीनत का, और जीनत है औरंगाबाद से। यूपीएससी का जो तैयारी है कितने कम समय में किया जा सकता है? जहां तक समय किस बात है, अब समय का कितना बेहतर सदुपयोग करते हैं ये डिपेंड करता है आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कि आप बौद्धिक रूप से कितने साउंड हैं। वो डिसाइड करेगा कि आपको इसको तैयार करने में कितना टाइम लगेगा। दूसरा, आप अपना जो सार्थक समय है, मतलब समय का सही से जो उपयोग है, आप कितना करते हो? आपको लगता ही नहीं है। कई दफा क्या होता है लाइफ में कि लोग को लगता है कि हम बहुत महीनों से, सालों से तैयारी करते आ रहे हैं, और आप महीनों सालों जोड़ते करते हैं, लेकिन आप कभी ये जोड़ते हैं उस तैयारी में
कितना सार्थक समय आपने दिया है। सार्थक समय का अर्थ हुआ कि आप महीनों में जोड़ा करो, आप दिन भर तुमने पढ़ाई किया, दिन भर में कितना पढ़ाई किया, कितना प्रोडक्टिव पढ़ाई किया, कितना सवाल बनाया, कितने सवालों को उत्तर लिखा, जो पढ़ाई किया उससे आप कितना संतुष्ट हैं। और ये सब चीजें तय करता है कि आपको इसकी तैयारी में कितना समय लगेगा। ऑलमोस्ट अगर हम देखें पूरे पिछले रिकॉर्ड को, तो आमतौर से नए बच्चों को 1.5 साल का वक्त लग जाता है इसको तैयार करने के लिए। यूपीएससी में फेल होने वाले बच्चों का प्रतिशत क्या है? तो यूपीएससी में अगर आप फेल होने वाले बच्चों का प्रतिशत की बात करोगे तो 99.5% ऊपर कर सकते हैं। क्योंकि सीट एक बैरियर है भाई, 1000 ही बच्चे का फाइनल सिलेक्शन होगा ना, अगर 1000 सीट आया हुआ है तो अब 10 लाख बच्चे अगर बैठते हैं तो उसमें यूपीएससी के कसूर तो कुछ है नहीं, सीटें उतनी ही हैं। और वो बच्चे जो प्रयास किए तो उन्हें फेल तो हम नहीं कर सकते, प्रयास तो किए थे, तैयारी तो कर रहे हैं, उनमें कुछ तो गुण है, ठीक है, उधर नहीं हुआ क्योंकि सीट उतनी है। तय बात है कि उतने सीट में आप बच्चों को 20 लाख कर दो, परसेंटेज और बढ़ जाएंगे, बच्चों को 5 लाख कर दो, परसेंटेज घट जाएंगे। तो वो चूंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अपीयर हो रहा है, तैयारी ज्यादा स्टूडेंट्स कर रहे हैं और सीटें फिक्स ही हैं, इसलिए परसेंटेज से कोई बहस नहीं है। आप अपना देखिए कि सर आईएएस की तैयारी के लिए किताब पढ़ते समय हमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। और ये सवाल है 90 का, और 90 है, अच्छा 9 है बिहार सीतामढ़ी से। देखो आपके सवाल है बड़े ही खूबसूरत सवाल है। सवाल के 2 रूप हैं। एक तो कि आप जब भी आप कोई किताब पढ़ते हो, अक्सर किताबों में हम डायग्राम को हम हटाते रहते हैं, डायग्राम को इग्नोर करते हैं। चाहे आप साइंस पढ़ो, चाहे आप आर्ट्स पढ़ो, चाहे आप बायोलॉजी पढ़ते रहो। जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं या जब इतिहास ही पढ़ते हैं या भूगोल ही पढ़ते हैं, भूगोल में आप मैप को ढूंढते हो, लेकिन बायोलॉजी में जो डायग्राम है, क्या उस डायग्राम को कभी ऑब्जर्व करके पढ़ते हैं? पॉलिटी में डायग्राम नहीं तो स्ट्रक्चर बनाते रहते हो, लेकिन इकोनॉमी के ग्राफ का क्या पढ़ते हो? हिस्ट्री में पॉट है तो देख लोगे, लेकिन क्या उस पॉट को गौर से देखते हो? इसको देखने की जरूरत है, नहीं तो यूपीएससी सवाल तो कीट कैट के रैपर से भी पूछता है। तो ऑब्जर्व अपने पढ़ाई में हमेशा ऑब्जर्वेशन को शामिल कीजिए। इससे 2 फायदे होंगे। पहला तो पढ़ाई में रुचि जो है वो और मजबूत होगा, समझ विकसित होगी, सोचने का नजरिया बेहतर होगा। ये तमाम फायदे हैं और इन बातों को आपको ध्यान रखना है। साथ में आप हो सकता है तो मुख्य परीक्षा के लिए जो भी सवाल बन सकता है उस टॉपिक पे आप अपने तरफ से भी सवाल बना सकते हैं। कोचिंग में आकर के उस वैसे सवाल लेकर के आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रीलिम्स का पेपर अगर आपने पहले से देखा हुआ है या पढ़ा हुआ है या आपके पास है तो संबंधित टॉपिक पे प्रीलिम्स का भी क्वेश्चंस आप बना लीजिए समय रहते, ताकि जो भी कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूरा का पूरा एकदम से सुलझा हुआ हो, उसमें कहीं भी कुछ भी उलझन वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और सवाल हम लेते हैं यहाँ पे। सर करेंट अफेयर को कैसे तैयार करें? तो अभी ऑनलाइन का जो युग है, बहुत सारे मटेरियल्स हैं आपको मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेस हैं। तो आप मार्केट में अगर जाते हो तो आप वहां से पढ़ सकते हो। ऑनलाइन जो रिसोर्स लोग उपलब्ध कर रहे हैं तो वहां से पढ़ सकते हो। बहुत सारे कोचिंग एकेडमी अपने अपने नोट्स को आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसको पढ़ सकते हो।
और अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो आप हमारे साथ रोज शाम में यूट्यूब पे 7 बजे और 8 बजे में बैठ करके आप क्लास कर सकते हो, या ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग हमारे साथ कर सकते हो। सर, क्या एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है यूपीएससी के लिए? हाँ, यूपीएससी के लिए जरूरी है। सवाल है दिनकर का, और दिनकर है बगहा से। बगहा शायद बिहार में पड़ता है। एनसीईआरटी के विषय में लोगों को अगर सही जानकारी नहीं है तो आप जान लीजिए, अभी भी यूपीएससी एनसीईआरटी से एटलीस्ट 60% सवाल पूछता है। प्रीलिम्स की बात मैं कर रहा हूं। इवन मेन में भी अगर आपने एनसीईआरटी को सही से पढ़ा हुआ है तो मेन के भी 50% सवाल को आप कर सकते हो। रेस्ट 50% के लिए आपको करेंट अफेयर, पेपर, न्यूज, कोचिंग के नोट्स, मटेरियल्स, टीचर का सपोर्ट, अर्ली प्रैक्टिस, ये सब करना पड़ेगा। लेकिन मिनिमम अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा प्री में भी और मेन के लिए भी। इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखिए। ये कहीं न कहीं दूसरा, एनसीईआरटी से क्यों पढ़ें? एनसीईआरटी इसलिए पढ़िए कि एनसीईआरटी से आपका न सिर्फ नॉलेज बल्कि आपको एक सही दिशा मिल जाएगा, इसलिए एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी क्यों पढ़े? तो एनसीईआरटी इसलिए पढ़े कि एनसीईआरटी सही दिशा आपको देगा। अगर 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से मिल जाता है आपको। दूसरे एनसीईआरटी से आपका विजन डेवलप होगा, एनसीईआरटी से आपका एनालिटिकल पावर डेवलप होगा, एनसीईआरटी से आपका एनालिटिकल कैपेसिटी जो है वो डेवलप होगा, एनसीईआरटी से डायग्राम बनाने का एबिलिटी डेवलप होगा। इसलिए जब एनसीईआरटी पढ़ें तो एटलीस्ट डायग्राम को जरूर देखें। एनसीईआरटी जब पढ़ें तो हर लाइन पे आप गौर करें, और एनसीईआरटी जब पढ़ें तो चैप्टर दर चैप्टर जो सवाल दिया हुआ है उन सवालों का भी उत्तर करने का प्रयास करें, और वो उत्तर किसी और का बनाया हुआ आंसर नहीं हो बल्कि वो आपके द्वारा तैयार किया हुआ उत्तर होना चाहिए। और उन उत्तरों को अपने टीचर से, अपने कोचिंग क्लास में जाकर के आप चेक करवाइए, देखिए क्या उसमें और बेहतरी हो सकता है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो रेडीमेड आंसर है आप उससे लेते हैं मैच कराने के लिए, और वो सटीक नहीं होगा एक्सेप्ट साइंस को छोड़ करके। क्योंकि साइंस में जो होता है वो होता है, ह्यूमैनिटी में आंसर के स्वरूप हमेशा बदलते रहते हैं, और यूपीएससी हमेशा नया तरह का विजन, जो सवाल एक ही होते हैं, उन सवालों को कौन बच्चा कितने बेहतर तरीके से स्पष्टता के साथ, उदाहरण के साथ, उसके उपयोग, उसके सदुपयोग, उसके दुरुपयोग पे प्रकाश डालते हुए एग्जामिनर को कन्विंस करता है, फाइनली वही डिसाइड करेगा कि आपको कितने अंक मिलेंगे। सर, यूपीएससी के लिए आइडियल टाइम टेबल क्या हम रखें? यूपीएससी के लिए आदर्श समय क्या होता है? एवरेज मैंने कहा कि ये डिपेंड करता है कि आप किस पेशे से हैं। अगर आपके पास पूरा का पूरा दिन है, रात है, आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आप कोई महिला नहीं है, आप युवक हैं, युवतियां हैं, आप घर वाले भी चाहते हैं कि आप पढ़ें, सिर्फ पढ़ें, तो अगर आप 10 से 12 घंटा भी पढ़ते हो तो कोई गुनाह नहीं कर रहा है। लेकिन जो लोग जॉब में हैं, जो लोग वर्किंग हैं, चाहे वो इन हाउस हो, आउटसाइड हो, उनको समय की दिक्कतें होती हैं, तो उसके हिसाब से वेरी करता है। तो आप इसमें स्पष्ट जरूर लिखें कि आप लोग, जहां तक यूपीएससी के लिए समय की बात है तो डिपेंड करता है कि भाई आप कब से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, तो ऑन एन एवरेज 8 से 10 घंटा पढ़ना चाहिए। आप सुबह में 4 घंटा पढ़ो, शाम में 4 घंटा पढ़ो, दिन में कभी 2 घंटा आप पढ़ सकते हो। तो आपको पास एक सभी बच्चों को समय मिल जाता होगा, चाहे आप फ्रेशर हो या बिगिनर हो। मान लो आप सुबह में 4 बजे से 4 बजे जगते हो, 5 बजे जगते हो,
और 5 बजे से लेकर के दिन के आप 8 बजे तक अगर आप 3 घंटा पढ़ते हैं, रात में भी आप रात के 8 बजे के बाद से लेकर के आप 3 घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, तो आपकी पढ़ाई सफिशियंट है। तो ऑन एन एवरेज आपको 6 से 8 घंटा पढ़ना चाहिए और ये पढ़ाई रेगुलर होनी चाहिए।